एवरेज का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर टेस्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक के ज़रूर होते हैं। एवरेज क्या है? एवरेज एक्चुअली एक मिडल वैल्यू है, यानी कि अगर आपको एक सेट ऑफ डाटा दिया जाता है तो उसकी दरमियानी वैल्यू जो होती है वो एवरेज कहलाती है। एवरेज को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। यानी कि इस वीडियो के दौरान जहाँ पर भी लफ्ज़ एवरेज, मीन या अर्थमेटिक मीन यूज़ किया जाएगा तो उसका मतलब एक ही लिया जाएगा। एवरेज कैसे मालूम करते हैं? एवरेज मालूम करने के लिए आप वैल्यूज़ का सम मालूम करते हैं और उनको उनके तादाद से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 7 और 9 की एवरेज बताएं, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उनकी तादाद यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से आपके पास इनकी एवरेज 8 आ जाएगी। और 8 पर अगर आप गौर करें तो ये 7 और 9 के दरमियान लाई करती है, यानी कि ये एक मिडल वैल्यू है। तो एवरेज एक्चुअली मिडल वैल्यू को कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये नंबर्स दिए गए हैं 5, 7, 9 और 6 और 3, और आपने इनकी एवरेज मालूम करनी है। तो आप इन सब को ऐड करें, 5 + 9 + 7 + 6 + 3, 5, 7, 9, 6 और 3, और इनको इनकी तादाद यानी कि 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इनका सम है 30 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 6, और 6 इन तमाम नंबर्स की एवरेज वैल्यू है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हम एक वर्ड प्रॉब्लम में एवरेज मालूम करेंगे। A clerk filed 73 forms on Monday, 85 forms on Tuesday, 54 on Wednesday, and 92 on Thursday, and finally 66 on Friday. और आपने इनकी एवरेज मालूम करनी है। यानी कि एवरेज मालूम करने के लिए आप इन तमाम वैल्यूज़ का सम मालूम करेंगे और सम को इनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं 73, 85, 54, 92 एंड 66। आप इनको ऐड करते हैं तो सम है 370, जबकि इनकी तादाद यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो n इस केस में 5 है, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। आप इस सम को 370 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेज आ जाती है 74, जो इस कलर के नंबर ऑफ़ फाइल्स पर डे है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। Amjad bought a calculator for ₹200, a geometry box for 300 and a set of notebooks for 400. What is the average cost per item? इस केस में भी हमने एवरेज कॉस्ट बतानी है। 3 आइटम्स परचेज़ किए गए हैं, हम इनकी तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, यानी कि 200 + 300 + 400 और इनको इनकी तादाद यानी कि 3 से डिवाइड कर देते हैं। इनका सम आ जाता है 200 + 300 + 400 = 900, और इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 300, यानी कि उसकी कॉस्ट पर आइटम 300 रुपीज़ है, जो कि इस केस में एवरेज है। एक हम स्पेशल केस देखते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आप 1 से 100 तक पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 to 100 तमाम नंबर्स की एवरेज मालूम करें। अब अगर अपेरेंटली हम देखें तो हमें 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरह से 100 तक ऐड करना पड़ेगा और फिर इनको 100 से डिवाइड करेंगे तो एक मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है। और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक सेट ऑफ डाटा बहुत बड़ा होता है। जैसे कि 2 पर डिवाइड करने वाले 500 नंबर्स, यानी कि 2, 4, 6, ये तमाम नंबर 2 से डिवाइड होते हैं और इसी तरीके से वो कहता है कि 500 तक की एवरेज बताएं। तो इसको पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन टाइम कर सकें एक ऑर्डिनरी मीन से, यानी कि नॉर्मल तरीके से अगर आप ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा और गलती के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अब हम एक एवरेज की एक स्पेशल फॉर्म देखते हैं
जो कि है इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जिसमें तमाम वैल्यूज़ के दरमियान गैप इक्वल होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दिया गया है, यानी कि 1 2 3, तो आप देखें कि इन तमाम वैल्यूज़ के दरमियान 1 1 का डिफरेंस है। या अगर हम सेकंड एग्जांपल को लें तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो आप देखें कि हर वैल्यू के दरमियान 2 का डिफरेंस मौजूद है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 2 2 का डिफरेंस है। इसी तरह से हो सकता है कि 5 पे डिवाइड होने वाले कुछ नंबर्स, तो 5 5 का गैप होगा। 7 पर डिवाइड होने वाले नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इन तमाम के दरमियान स्पेस जो पाई जाती है वो इक्वल होती है। तो इस केस में हम इनकी वैल्यूज़ मालूम, एवरेज वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि है मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर हमने 1 से 100 तक के नंबर्स की एवरेज मालूम करनी है तो फर्स्ट वैल्यू है 1 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 है। मिनिमम वैल्यू 1 जिससे ये स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू ज़ाहिर है कि वो आखिरी वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू 100, 1 + 100 एंड डिवाइडेड बाय 2, और ये इक्वल होगी 50.5 के, जो कि इसकी एवरेज है। इसी तरीके से अगर आप 2 4 6 8 अप टू 200 नंबर्स की वैल्यू एवरेज वैल्यू मालूम करनी है, तो मिनिमम वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 2 और मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एंड वैल्यू इज़ 200। दोनों को आपने ऐड किया और 200 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 202 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 101। ये इसकी एवरेज है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टॉपिक की। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स। अब ऑड इंटीजर्स, फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? पहला ऑड इंटीजर इज़ 1, दूसरा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 10 वैल्यूज़, 10 ऑड इंटीजर्स। इसमें फर्स्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू इज़ 1 और मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लास्ट वैल्यू इज़ 19। दोनों को आपने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इन तमाम 10 ऑड इंटीजर्स की एवरेज आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 10। एक और एग्जांपल है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड 55। ये इसमें गौर करें कि हर वैल्यू के दरमियान इक्वल स्पेस है, यानी कि 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, ये भी 5 का डिफरेंस, और इसी तरह से बाकी तमाम के दरमियान भी 5 5 का डिफरेंस है, यानी कि ये इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़ का केस है। तो हम इसकी एवरेज मालूम करने के लिए इसकी फ़र्स्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू 15 और लास्ट या मैक्सिमम वैल्यू 55 और इनको 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब आपके पास आंसर होगा, इन दोनों को ऐड करने से आपके पास आंसर आएगा 70 और आपने इनको 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर है 35। यानी कि फर्स्ट 15 से लेकर 55 लास्ट वैल्यू तक का सम 35 है। अब हम एक और केस की तरफ टर्न लेते हैं। इस सिचुएशन को देखें। The age of 3 boys are 15 years 5 months, 14 years 7 months and 15 years 6 months. Find the average age of the 3. ये एक और केस है जिसमें आपको नॉन डेसिमल वैल्यूज़ दी गई हैं। नॉन डेसिमल वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ हैं?
पहले हम डेसिमल वैल्यू को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि 57 और 65 को ऐड करें। आप ऐड करते हैं 7, 5, 12। आप 2 यहाँ लिखते हैं और 1 कैरी करा देते हैं। ये जो कैरी है ये 1 नहीं है, ये एक्चुअली 10 है, क्योंकि आंसर आपके पास 12 आया था और 2 आपने इधर लिख दिया, 10 आगे चला गया, और क्योंकि वो 10 प्लेस वैल्यू में ऐड हो रहा है तो वो एक्चुअली 10 है। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करें तो 5, 12, 5 and 6 11, 11 and 1 12, दोबारा 12 आता है। आप 2 इधर लिखते हैं, 1 कैरी होता है जो कि कुछ ना होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाता है। तो ये 1 अब 1 नहीं था, ये 100 था, क्योंकि आपने इसे 100 प्लेस वैल्यू में लिखा है। तो इस तरह से डेसिमल सिस्टम वो डेसिमल है जिसमें हर कैरी 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स 10 10 10 का मल्टीपल आता जाता है। ये डेसिमल सिस्टम है जिसमें एक सारी दुनिया की काउंटिंग चल रही है। लेकिन आप एक और केस देखें, अगर आपसे कहें कि 5.5 ईयर्स, या चलें एडिशन का केस पहले ले लेते हैं। हम कहते हैं कि 5 मिनट्स और 40 seconds and 6 minutes and 30 seconds। आप अब इन्हें ऐड करें तो आप देखें कि आप किस तरह से ऐड करेंगे। 40 + 30 70, लेकिन आप 70 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 70 सेकंड्स में 1 मिनट मौजूद होता है। आप 10 यहाँ लिखते हैं और 1 कैरी करा देते हैं, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, वो मिनट बनकर आगे चला गया। अब ये कैरी 10 का नहीं है, ये 60 का कैरी है, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। इस तरह से इस केस में आपने देखा कि कैरी 10 टाइम्स का नहीं है बल्कि 60 का। अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे फिर 60, और अगर आप आवर्स को डेज़ में लेकर जाएंगे तो 24 का कैरी होगा। तो इस तरह से टाइम का सिस्टम जो है वो नॉन डेसिमल सिस्टम भी है और नॉन लीनियर भी है, क्योंकि उसके कैरी चेंज होते रहते हैं। तो इन केसेस में एक और प्रॉब्लम भी पाया जाता है जो मैं पहले शुरू करने लगा था, यानी कि अगर आपके सामने लिखा हो 5.5 ईयर्स। देखें, एक प्रॉब्लम ये था कि एडिशन के अंदर कैरी की वैल्यू डिफरेंट होती है। यही केस इस तरह से भी देखा जा सकता है कि 5.5 ईयर्स अगर कहा जाए कि कितने साल कितने महीने, तो ये एक्चुअली 5 ईयर एंड 6 मंथ्स है। ये 5.5 ईयर 5 ईयर और 5 मंथ्स नहीं है, क्योंकि ये अगर हम आम ज़बान में कहें तो ये 5.5 बनता है। 5.5 का मतलब है 5 ईयर एंड हाफ ईयर, तो वो 5 ईयर और 6 मंथ बनेगा। यानी कि अगर हम नॉन डेसिमल सिस्टम की एडिशन डिवीज़न वगैरह को करें तो हमारे सामने 2 प्रॉब्लम आएंगे। एक तो वो नॉन डेसिमल सिस्टम्स के तहत ऐड होगा, यानी कि डेसिमल सिस्टम जो 10 टाइम कैरी का है वो अप्लाई नहीं हो सकता। सेकंड ये कि इसमें डेसिमल पॉइंट की वैल्यू भी डिफरेंट आती है। ये तो केस था ना कि 5.5 ईयर, आपको पता था कि 0.5 का मतलब हाफ है, लेकिन अगर आपको केस दे दिया जाए 5.123 ईयर्स, तो अब कितने साल कितने महीने, अब अल्टीमेटली हमें 0.123 को कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ्स में, क्योंकि इसमें 5 तो कंप्लीट ईयर है लेकिन 0.123 जो है वो कंप्लीट ईयर नहीं है, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमारे सामने जब हम नॉन डेसिमल सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो 2 प्रॉब्लम्स आते हैं, कैरी करने के एडिशन में और डिवीज़न के केस में डेसिमल पॉइंट को हैंडल करने के। तो एवरेज अगर हमें मालूम करनी पड़ जाए इस केस की तो हमारे सामने एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा। अब हम किस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए पहले तो ये देखें कि नॉन डेसिमल सिस्टम्स कौन से हैं। 3 नॉन डेसिमल सिस्टम्स नॉर्मली आपको टेस्ट में नज़र आएंगे। जो टाइम का है, टाइम का सिस्टम आपको ऑलरेडी पता है कि 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 आवर और 24 आवर्स 1 डे एंड सो ऑन। दूसरा नॉन डेसिमल सिस्टम जो टेस्टों में नॉर्मली नज़र आता है वो है लेंथ और डिस्टेंस का, जिसमें यूनिट्स होते हैं 12 इंचज़ इज इक्वल टू 1 फुट एंड 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। थर्ड सिस्टम है वेट का, 16 ऑन्सेस इज इक्वल टू 1 पाउंड, जो कि कम नज़र आता है लेकिन ये भी क्वेश्चन नज़र आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन टाइम और लेंथ के नज़र आएंगे आपको।
तो इनके कन्वर्जन में हमें ख़ासे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये हम नए सिस्टम से इनको ऐड करते हैं और इनकी एवरेज मालूम करते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इस एग्जांपल पर गौर करें। The ages of 3 boys are 15 years 5 months, 14 years 7 months, and 15 years 6 months. Find the average age of the 3. अब आपके पास जो केस है उसमें एजेस नॉन डेसिमल सिस्टम यानी कि ईयर्स और मंथ में स्प्लिट करके दी गई है। ये भी जहन में रहे कि अगर एज या नॉन डेसिमल सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन डेसिमल में यानी कि इशारिया के साथ दिया जाता है तो उस केस में ये सारा मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इशारिया अगर वो ख़ुद इस्तेमाल कर रहा है इसका मतलब है वो डेसिमल सिस्टम में ट्रीट कर रहा है। लेकिन अगर ईयर, मंथ, फीट, इंच, यार्ड इसके अंदर वो डाटा देता है तब आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। तो देखें, इस एग्जांपल को इस्तेमाल करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम ईयर्स और मंथ को अलग-अलग ऐड करते हैं। 15 ईयर 5 मंथ, 14 ईयर 7 मंथ, 15 ईयर 6 मंथ। हमने इनको ऐड किया तो आपके पास आ जाता है 44। इसी तरीके से इनको ऐड किया तो आ जाता है 18। अब n यानी कि जिस नंबर से हमने सम को डिवाइड करना है, क्योंकि एवरेज होती है सम ओवर n। तो इस केस के अंदर हमारे पास सम आता है 14 ईयर 18 मंथ और n इस केस में 3 है, यानी कि अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाएगी। लेकिन अगेन एक प्रॉब्लम आता है, 44 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो आंसर यानी कि सिर्फ इसका आंसर 44 का आंसर यानी कि ईयर्स का आंसर डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, जो कि फिर हमें ट्रीट करना पड़ेगा। इसलिए हम इस सिचुएशन से बचने के लिए ये करते हैं कि एक रूल बनाते हैं। वो रूल ये है कि ये जो मेजर यूनिट यानी कि ईयर्स है, मंथ इस केस में माइनर यूनिट है क्योंकि ये छोटा यूनिट है और इससे फर्दर छोटा यूनिट नहीं मौजूद। तो मंथ अगर नहीं डिवाइड होता 3 से तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इशारिया में चला जाएगा और अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने उसको इशारिया में देना है तो वो उसकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ वो राउंड करेगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में ये डिविजिबल हो जाते हैं। तो हम मेजर यूनिट यानी कि ईयर्स को डिविजिबल बाय 3 बनाते हैं। अब आप देखें कि 44 के नज़दीक तरीन कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, करीब तरीन। ये इसमें से 2 माइनस कर दें, 42 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसमें 2 का चेंज लेकर आए हैं। हमने मिनिमम चेंज लेकर आनी है। अगर हम इसमें 1 ईयर ऐड कर दें तो ये 44 बन जाता है। अब 1 ईयर 12 मंथ के इक्वल होता है, यानी कि अगर हम इस डाटा में अपनी तरफ से 1 ईयर ऐड कर दें तो और दूसरे साइड से 12 मंथ माइनस कर दें, यानी कि 1 ईयर हमने ऐड कर दिया और 1 ईयर ही माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, 44 + 1 ये हो गया 45 ईयर्स और इधर इसमें से 12 मंथ्स माइनस हो गए तो हमारे पास बच जाते हैं 6 मंथ। यानी कि ये जो 44 ईयर्स और 18 मंथ था ये एक्चुअली 45 ईयर्स एंड 6 मंथ था, क्योंकि हमने इसमें जो चीज़ ऐड की है वही साथ ही माइनस भी कर दिया, तो कोई चेंज नहीं आएगी। अब आप देखेंगे 44 इज़ डिविजिबल बाय 3 जो कि हमने ख़ुद बनाया है। अगर हम 45 को 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 15 और 6 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 15 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। ये इसकी एवरेज एज है। अब एक और सिचुएशन देखें। ये तो एक सिचुएशन थी जिसमें कि आप -12 करने से आपके पास एक वैल्यू बच गई और इधर ये जस्ट 1 कम था, डिविजिबल बाय 3 होने से हमने 1 ऐड कर दिया इसमें। अब नई सिचुएशन देखें। इस सिचुएशन में
आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हैं 16 ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया है, यानी कि आप उन वैल्यूज़ को ना देखें, बल्कि आपको 3 वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो हैं 16 ईयर्स 2 मंथ, 15 ईयर्स 3 मंथ, 15 ईयर 1 मंथ। अब इनका जो सम है वो है 46 ईयर और मंथ का सम बनता है 6। अब अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा और माइनर यूनिट 3 से डिवाइड हो रहा है। 46 को हमने 3 से डिवाइड करना था क्योंकि n = 3 है। तो 46 को अब हमने डिविजिबल बाय 3 नंबर में कन्वर्ट करना है और इसके नज़दीक 3 नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो है 45। लिहाजा हम इसमें से एक साल निकाल देते हैं। 1 ईयर हमने माइनस कर दिया और एग्जैक्टली 1 ईयर इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि 12 मंथ 1 ईयर के इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास जो आंसर आता है वो है 45 ईयर्स एंड 18 मंथ। अब आप देखें कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से। 45 को 3 से डिवाइड करें 15 आ गया और 18 को 3 से डिवाइड करें तो 6 आ गया। यानी कि इस केस में 45 ईयर एंड 6 मंथ एवरेज एज है। अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में अब ये डाटा आपके पास है कि 15 ईयर 2 मंथ, 14 ईयर 2 मंथ, 15 ईयर 3 मंथ, 15 ईयर 1 मंथ। अब इनको ऐड किया जाए तो 6 आ जाता है और ईयर्स को ऐड करें तो 44 आता है। यानी कि अब हम इसमें 1 ईयर ऐड करते हैं और इधर से 1 ईयर माइनस कर देते हैं। ये 1 ईयर क्यों है? क्योंकि 12 मंथ का एक साल होता है। हमने 1 ईयर ऐड किया, 1 ईयर माइनस कर दिया। ये बन गया 45 और ये आपके पास हो जाता है -6। अब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। 45 को 3 से डिवाइड किया 15 आ गया और -6 को 3 से डिवाइड किया तो -2 आ गया। अब आप देखें आपके पास एवरेज आ रही है 15 ईयर -2 मंथ्स। अब हम इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करके इधर ले जाते हैं तो ये बच जाएगा 14 और क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 12 इधर गया तो ये हो गया प्लस, जब आप इसमें 12 ऐड करेंगे तो प्लस का 10 बच जाएगा। 15 में से 1 ईयर माइनस कर दिया 14 और मंथ में आपने 12 ऐड कर दिया ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आपके पास आता है 14 ईयर और 10 मंथ जो कि इस केस की एवरेज है। इस तरह से आप लेंथ और फीट, इंचेस वगैरह के क्वेश्चंस और अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि नॉन डेसिमल वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हों वो सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। द हाइट ऑफ 5 बॉयज़ आर, नंबर 1 इज़ 5 feet 2 inches, 5 feet 1 inch, 5 feet 3 inches। अब आप इनको अलग-अलग ऐड करते हैं। 5 feet, no, data is incomplete. First one is 5 feet 2 inches, 5 feet 2 inches, 5 feet 1 inch, 5 feet 3 inches, 4 feet 11 inches and 5 feet 5 inches। जी 5 वैल्यूज़ हैं। अब हम इंचेस को अलग-अलग ऐड करते हैं। 2 + 3 3 3 6 6 and 11 17 17 + 5 17 + 5 is 5 + 16 19 20 22 22 और इनको अलग ऐड करें तो 5 + 15 15 20 24 24। अब आपके पास आ जाता है 24 feet and 22 inches। अब
5 n, इस केस में n यानी कि जिससे नंबर को डिवाइड करना है वो है 5, क्योंकि ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो आप देखेंगे 24 के नज़दीक 3 डिविजिबल बाय 5 नंबर कौन सा है, तो ये 25 होता है। यानी कि अब हम इसमें 1 ऐड करेंगे, और क्योंकि 1 फुट में 12 इंचज़ होते हैं इसलिए हम इसमें से 12 को माइनस कर देंगे। एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 1 फुट ऐड हुआ है और 1 फुट ही माइनस हो गया है इंचज़ की फॉर्म में। तो ये 25 बन गया और ये 10 बच गया। अब आप इन दोनों को 5 से डिवाइड करें, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 2। तो आपके पास आंसर आ जाता है 5 फीट एंड 2 इंचज़, जो कि इस केस में एवरेज है। अब हमारे पास दूसरा केस है कि एवरेज और मीन ऑफ वेटेड क्वांटिटीज़। आमतौर पर जो वैल्यूज़ दी जाती हैं उनकी एक फ़िक्स वैल्यू जो आपके सामने होती है वही होती है, लेकिन बाज़ केसेस में हम डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट वेट देते हैं कि टोटल सम करते हुए या कोई चीज़ कैलकुलेट करते हुए उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होगी। बाज़ औक़ात जैसे कि केसेस होते हैं जब आप क्लास में होते हैं, तो जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पता लगता है कि किसी शख्स ने फ़िज़िक्स में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पता लगता है कि मेरिट कैलकुलेट करते हुए फ़िज़िक्स की वैल्यू है 80% और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के टेस्ट को 20% का वेट दिया जाता है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा फ़िज़िक्स की थी, क्योंकि फ़िज़िक्स में एडमिशन लेना था, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का वेट कम कर दिया जाता है। तो वो टोटल मेरिट में उनकी इम्पॉर्टेंस कम होने की वजह से इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो अब अगर हम वेटेड एवरेज हमें दी जाए और हमें उनकी एवरेज मालूम करनी हो, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि तमाम वैल्यूज़ को उनके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इस केस में आपके सामने है कि x1, x2, xn तक ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ हैं और इनके वेट जो हैं वो w1, w2, यानी कि x1 का वेट w1 है और x2 का वेट w2 है और इसी तरह से सो ऑन। तो अगर हमें इसकी एवरेज मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ वन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वैल्यू प्लस वेट ऑफ सेकंड वैल्यू इनटू इट्स वैल्यू, इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। और ये जो n है, ये n इन तमाम वेट्स का सम है। ये n जिससे डिवाइड करना है, ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड नहीं करना बल्कि सम ऑफ वेट से डिवाइड करना है। मैथमेटिक्स में हम इनको इस तरह से, ये जो साइन है समेशन, ये शो कर रहा है कि इन तमाम वैल्यूज़ का सम, यानी कि w इंटू एक्स, वेट इंटू w, जितनी वैल्यूज़ में उन सब को ऐड करेंगे और उनको n से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में देखें, इस एग्ज़ाम्पल में आपको दिया गया है कि इंग्लिश का वेट है 3, जबकि मार्क्स हैं 80, यानी कि जिस बच्चे का भी ये रिज़ल्ट है उसके मार्क्स हैं 80 और उसका वेट कैलकुलेट करते हुए एवरेज निकालते हुए वेट 3 है। फ़िज़िक्स का वेट है 2, मैथमेटिक्स का वेट 2, केमिस्ट्री का 2, उर्दू का 1, जबकि मार्क्स ऑब्टेन्ड 80, 85, 84, 82 और 90 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेट इनटू मार्क्स, वेट इनटू मार्क्स, इंग्लिश के केस में 240, इधर वेट है 2 और मार्क्स हैं 85, तो 2 इंटू 85 170। इधर मैथमेटिक्स में वेट है 2 और मार्क्स हैं 84, तो 2 इंटू 84 168। केमिस्ट्री में 2 वेट और मार्क्स 82, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 164। उर्दू में वेट 1 और मार्क्स 90, मल्टीप्लाई किया 90 आ गया। अब हमने इन वैल्यूज़ को, जो कि प्रोडक्ट हैं वेट और मार्क्स का, इनको तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास आता है 3832। और इधर ये सम है वेट्स का, इन तमाम वेट्स को ऐड करें तो आपके पास आता है 10। और इधर से इक्वेशन बन गई, या आप सिंपली कह सकते हैं इक्वेशन ना भी बनाएं तो वैसे तो इक्वेशन बनती है 10 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 832 और ये
इक्वल हो जाता है 83.2। और सिंपली आप ये कहते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेट एंड मार्क्स इज़ 832, जो कि ये दिया गया है, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, तो आंसर आ जाएगा 83.2। ग्रुप डाटा, ये एवरेज का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें वैल्यूज़ आपको ग्रुप की शक्ल में दी जाती हैं। जैसे एवरेज प्राइस ऑफ price of 10 books is 50। अब आप देखेंगे इसमें आपको 10 बुक्स का सेट दिया गया है जिसमें एवरेज प्राइस 50 है। ये अब एक बुक की कॉस्ट नहीं है, एक्चुअली कोई बुक ज़्यादा कीमत की होगी, कोई कम कीमत की होगी, लेकिन टोटल वैल्यू जो पे की गई जो कि बनती है 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि एवरेज होता है सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर n। तो आप देखेंगे सम ऑफ वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू NA बनता है, यानी कि नंबर ऑफ एंटिटीज़ या एलिमेंट्स या वैल्यूज़ को उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई करें तो सम वैल्यूज़ आ जाएगी। तो एक्चुअली उस शख्स ने 500 रुपीज़ पे किए होंगे टोटल बुक्स के लिए और उनकी एवरेज हमने कैलकुलेट की है 50। अब इस केस में आपको दिए गई है तादाद और उनकी एवरेज, तो ये एक ग्रुप है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए हम टेबल की मदद लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस एग्जांपल को आप देखें कि डेली नंबर ऑफ पर्सनस पासिंग ए पॉइंट ऑन संडे मंडे फ्राइडे, यानी कि डेज़ हैं 4, पहले डेज़ दिए गए हैं 4। फिर उसने कहा कि एवरेज इन 4 डेज़ की है, एवरेज 1 जो दी गई है वो 1765 है। फिर मज़ीद कहा गया कि ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, यानी कि डेज़ इस केस में 3 हैं और एवरेज 2 यानी कि दूसरी एवरेज जो दी गई है वो 1541 है। और आपसे कहा जाता है कि पूरे वीक यानी कि 7 डेज़ की एवरेज बताएं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल की मदद लेते हैं जो कि इस तरह से है, जिसमें पहले आपको दिए गए 4 डेज़ यानी कि काउंट और ये उनकी एवरेज, जहाँ पर कोई रेट भी आ सकता है क्योंकि इस टॉपिक में ग्रुप डाटा में स्पीड के क्वेश्चंस भी होते हैं, कंसंट्रेशन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो कोई भी रेट वो एवरेज की फॉर्म में हो सकता है, वो एवरेज प्राइस हो सकती है या किसी शक्ल में भी एवरेज दी जाती है। जबकि यहाँ पर ग्रुप है 4 का, इनकी एवरेज है 1765। अब हमने टेबल के रूल के मुताबिक इस टेबल में आप करेंगे ये कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल लेंगे, यानी कि 4 इंटू 1765 60 आ गया, 7060। ये एक्चुअली आया क्या है आपके पास, ये 4 डेज़ का सम आ गया है, यानी कि टोटल नंबर पासिंग जो एवरेज थी वो 1765 थी, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इन 4 डेज़ में टोटल 7060 पर्सन पास किए हैं। फिर नेक्स्ट डाटा को देखें तो इसमें डेज़ हैं 3 और एवरेज है 1541 की। इनको भी इसी तरीके से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इनके इक्वल कर दिया जो कि 4623 है। ये सम है उन 3 डेज़ का। अब अगर हम इसको डाउनवर्ड ऐड कर लें तो आपके पास 11,683 आता है जो कि 7 डेज़ का सम है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन पासिंग इज़ 11,683 और डेज़ का सम इन दोनों को भी हमने ऐड कर लिया तो इन दोनों का सम आता है 7 डेज़, यानी कि 7 डेज़ का सम ये है। इसको अगर हम यानी कि 11,683 को अगर हम इसकी तादाद यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़ से डिवाइड करें तो 7 आता है।
जो कि हमें एवरेज प्रोवाइड करेगा। अब इसमें भी देखें कि हम एक्चुअली इस केस में भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल कर रहे हैं, यानी कि अगर हम सिंपली लिखने लगें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 7 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 11,683, और इसमें x इक्वल हो जाएगा 7 दूसरे साइड पर जाकर डिवाइड कर देगा। तो आप इसकी एवरेज मालूम कर लेंगे। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो टेबल है इसको अगर हम सिंपली देखने लगें तो ये टेबल इस तरह से बन जाती है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 होंगे या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम हम हमेशा 3 ही रखते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप उनकी तादाद रखते हैं, दूसरे कॉलम में एवरेज रखते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम के सेल में ले आते हैं। और इसी तरीके से प्लस या माइनस, बाद केसेस में माइनस भी करना पड़ सकता है। ये 2 सेल्स जो हैं जो इस केस में माइनस प्लस हुए हैं, यानी कि 4 और 7 को हमने प्लस किया है। ये सम केसेस में माइनस भी हो सकते हैं, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप देखेंगे। इन दोनों को आपने सम कर लिया इस केस में, क्योंकि 4 डेज़ और 3 डेज़ मिलाकर 7 डेज़ बनते हैं और हमसे 7 डेज़ की ही एवरेज पूछी जा रही है। और इधर ये जो सम है ये 7 डेज़ का सम है। अगर आप कंसेप्ट लेकर चलें तो तब भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है कि 7 डेज़ की एवरेज बताने के लिए 7 डेज़ का सम चाहिए। तो हमने यहाँ पर 4 डेज़ का सम ये कैलकुलेट किया, 3 डेज़ का सम ये कैलकुलेट किया, इनको ऐड करने से हमारे पास 7 डेज़ का सम आ गया। और यहाँ पर 4 डेज़ और 3 डेज़ टोटल 7 डेज़ बनते हैं। अब 7 डेज़ के सम को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखें जो कि इसी टेबल की मदद से या सिंपल कंसेप्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि रुपीना गॉट एन एवरेज ऑफ 60 इन 6 टेस्ट। व्हाट शुड ही गेट इन द नेक्स्ट टेस्ट टू अटेन द एवरेज ऑफ 70। यहाँ पर लफ्ज़ अटेन द एवरेज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 6 टेस्ट और 1 टेस्ट को अलग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अब इसको सॉल्व करना है। तो 60 एवरेज है 6 टेस्ट की, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये उसके टोटल मार्क्स आ गए 6 टेस्ट्स में। और अब एक टेस्ट देने के बाद उसकी एवरेज 70 हो गई या वो चाहिए उसे, तो अटेन द एवरेज ऑफ 70, यानी कि ये 70 कितने टेस्टों की एवरेज है? ये 7 टेस्ट की एवरेज है, क्योंकि वो अटेन करना चाहती है टोटल एवरेज 70। तो टोटल टेस्ट इस वक्त 7 हो चुके हैं, इसलिए हम 7 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 490 आ जाता है। अब ये पहले 6 टेस्ट हैं, ये टोटल 7 टेस्ट हो गए और इसमें वो टेस्ट भी शामिल है जो हमने जिसकी एवरेज हमने या मार्क्स हमने बताने हैं। तो अगर हम 6 टेस्ट में जितने उसके मार्क्स आ चुके हैं वो इन टोटल 7 टेस्ट के मार्क्स में से माइनस कर दें तो लाजमी तौर पे ये वो नंबर होंगे जो उसने 7th टेस्ट में लिए हैं। तो 490 में से हम 360 माइनस कर देते हैं जो कि 130 है, यानी कि 130 मार्क्स वो और ले तो उसकी एवरेज 70 हो जाएगी। इस एग्जांपल में देखें, दुरानी हैड एन एवरेज ऑफ 72 ऑन हिज फर्स्ट मैथ टेस्ट। आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट टेस्ट हिज एवरेज ड्रॉप टू 70। वट आर हिज मोस्ट रिसेंट मार्क्स। अब इस केस में भी बिल्कुल उसी तरीके से कि पहले टेस्ट में यानी कि काउंट हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 72, उसने फर्स्ट के अंदर 72 मार्क्स लिए। अब दूसरा टेस्ट देने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट हो गए 2 और उसमें उसकी एवरेज ड्रॉप होकर 70 हो गई, इसलिए उसके टोटल मार्क्स हैं 140। अब जिस टेस्ट में उसके नंबर कम आए वो हमने बताने हैं, यानी कि दूसरा टेस्ट बताना है, क्योंकि पहले टेस्ट में तो उसके 72 मार्क्स हैं। ये 140 दोनों टेस्टों के मार्क्स हैं, तो इसमें से अगर हम पहले टेस्ट के मार्क्स माइनस कर दें तो हमारे पास दूसरे टेस्ट के मार्क्स बच जाएंगे जो कि 68 हैं।
इसको अगर आप टेबल से भी करना चाहें तो टेबल से भी हो जाएगा। ये टेबल ही बनी हुई होती है, एक्चुअली कोई नई चीज़ नहीं है, टेबल वही है। इसमें पहले मार्क्स में 72 की एवरेज मल्टीप्लाई होके 72 आ गया। दूसरे टेस्ट में दोनों टेस्ट मिलाकर उसकी एवरेज 70, ये 140 आ जाएगा। और 2 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो 1 और इधर x और ये माइनस होने के बाद 68, यानी कि x इज़ इक्वल टू 68। ये सेम चीज़ एक ही बात है, क्योंकि टेबल सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि डाटा बाज़ औक़ात मिस हो जाता है कि कोई सेल अगर खाली है तो उसको गौर किया जाता है कि ये क्यों खाली है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में हेल्पफुल होता है। अदरवाइज़ होता यही है कि 1 टेस्ट तो इसके टोटल मार्क्स 72, 2 टेस्ट इसके टोटल मार्क्स 140। हमने टोटल कैलकुलेट करना होता है विद द गिवन डाटा। जैसे इसमें एवरेज 70 है और तादाद 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा, जो कि 2 टेस्टों के मार्क्स हैं। उसमें से 1 टेस्ट के मार्क्स माइनस कर दें तो सेकंड टेस्ट के मार्क्स आ जाएंगे।